हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी जानेंगे कि विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। ओके, तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक विलयन है, ठीक है। और ये विलयन किस में भरा हुआ है? पात्र में भरा हुआ है। ओके, चलो यहाँ पर क्या है? ये विलयन है। अब विलयन की मान लो मात्रा क्या है? 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर है। और इस विलयन के अंदर विलय की भी मात्रा होगी, तभी ये विलयन बना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो विलयन की मात्रा 1 लीटर है, मान लो इसको एकांक भी कह सकते हो। तो यानी विलयन के कुछ ऐसे भौतिक गुणधर्म होते हैं, विलयन के कुछ ऐसे भौतिक गुणधर्म होते हैं जो विलयन के एकांक लीटर में या 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यानी विलयन के वह भौतिक गुणधर्म, ठीक है, विलयन के वह भौतिक गुणधर्म, ठीक है, जो विलयन के एकांक लीटर में या 1 लीटर में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं परिभाषा। विलयन के वह भौतिक गुणधर्म विलयन के वह भौतिक गुणधर्म जो विलयन के एकांक आयतन में विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है आपको। यानी विलयनों के वह भौतिक गुणधर्म जो विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म किसके ऊपर निर्भर करते हैं? कणों या अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। ये जो है विलय पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। तो नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? नोट पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। ये गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। यानी ये अणुसंख्य गुणधर्म जो है विलय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि जो है कणों या अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। ओके, अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अणुसंख्य गुणधर्म है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हो गया पहला अड़ुसंग गुणधर्म। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा अड़ुसंग गुणधर्म होता है परासरण दाब। परासरण दाब अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। मतलब इतने अड़ुसंग गुणधर्म होते हैं, 4 अड़ुसंग गुणधर्म होते हैं। पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उन्नयन यहाँ पे ना छूट गया है, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये 4 अड़ुसंग गुणधर्म होते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, ये क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में कमी होना। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो आज हम लोग जानेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और अवनमन का अर्थ क्या होता है? कमी होना, यानी वाष्प दाब में कमी होना। और आपेक्षिक का मतलब ये होता है तुलना करना किसी दूसरे घटक के या उसी किसी अन्य घटक के साथ में, उस घटक के साथ में हम लोग क्या करते हैं? वाष्प दाब में तुलना करते हैं। तो उसके वाष्प दाब में कितनी कमी आई होती है, तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है वास्तव में। मान लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? एक बर्तन है और इसमें एक शुद्ध विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? शुद्ध विलायक भरा हुआ है। और ये विलायक कैसा है? ये वाष्पशील विलायक है। कैसा है? वाष्पशील विलायक है। तो अगर ये वाष्पशील विलायक है और ये बर्तन अगर खुला है तो वाष्पन की क्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो क्या करेंगे? इसको एक जो है बेल जार की सहायता से इसको ढक देंगे। ठीक है, बेल जार की सहायता से इसको हम लोग ढक देंगे। ओके, चलो हमने ढक दिया इसको। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो ये वाष्पशील विलायक है, इसके अणु कहाँ होंगे? इसके अणु पूरे दरों के अंदर होंगे, विलायक के अंदर होंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या है कि ये जो है दरों विलायक के अणु हैं। ओके, यही विलायक क्या होते हैं कि वाष्पित होते हैं। ठीक है, दरों के अणु जो है वाष्पित होकर ऊपर चले जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर
वाष्प उपस्थित है, वाष्पन हुआ है। ओके, चलो अब यहाँ पर इस वाष्पशील विलायक का जो वाष्पन हुआ है तो बहुत सारी वाष्प यहाँ पे उपस्थित है। तो ये वाष्प क्या करती है, इस दरों की सतह पर, इस विलायक की सतह पर दाब लगाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। और ये वाष्प जो है ऊपर बेलजार की सतह के ऊपर भी लगाती है, क्योंकि चारों दिशाओं में लगाती है। तो दरों की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अब यहाँ पे वाष्प दाब जो है, ठीक है, वो ज़्यादा लग रहा है, यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाष्प जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि वाष्पशील यहाँ पे विलायक जो है शुद्ध अवस्था में है। तो यहाँ पे शुद्ध विलायक है, तो इसलिए यहाँ पर वाष्प ज़्यादा है, और जिसके कारण यानी यहाँ पे वाष्प क्या है, वाष्प यहाँ पर अधिक है। ठीक है, यहाँ पे वाष्प जो है उपस्थित है दरो विलायक की, वो अधिक है। अगर इसकी वाष्प अधिक है तो इसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा, वाष्प दाब भी अधिक होगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करें तो यानी वाष्पन हुआ है, इस वाष्पशील विलायक का या वाष्पशील दरों का वाष्पन हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ से इतना जो है वाष्पन हो गया, तो ये क्या है, ये जो है प्राथमिक तल है। ठीक है, जहाँ तक पहले जो है पूरा दरों भरा हुआ था, अब इसका वाष्पन हो गया, वाष्प इसका कुछ भाग वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया, तो ये हो गया अंतिम तल। ठीक है, तो इस तरीके से इसके तल में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि वाष्पन हुआ है और बहुत सारी जो वाष्प जो है ऊपर जाके जमा हो गई है। ओके, चलो अब क्या हो रहा है कि मान लो इसी तरीके से कोई दूसरा जो है वाष्पशील विलायक है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं, एक अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या मिला दिया है, अवाष्पशील विलेय मिला दिया है, अवाष्पशील विलेय मिला दिया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बना देते हैं बेलजार, इसको भी ढक देंगे। ठीक है, किसकी सहायता से, बेलजार की सहायता से, इसको भी बेलजार की सहायता से ढक देंगे। ओके, चलो, और ये इसकी थी प्राथमिक तल। अब यहाँ पर जब इसके अंदर हम लोग क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, इसके अंदर क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि अवाष्पशील जो विलेय है वो इस विलयन की सतह के ऊपर कुछ स्थान घेर लेगा। मान लो इतना यहाँ पर इसने घेर लिया, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर क्या है, इस वाष्पशील दरों के अणु हैं। तो शुद्ध अवस्था में क्या हो रहा था कि यानी शुद्ध अवस्था में दरों विलायक की जो सतह थी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर जब इसमें हम लोगों ने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो यानी इस विलयन की सतह पर या इस दरों विलायक की सतह के ऊपर कुछ भाग जो है विलेय के अणुओं ने यानी अवाष्पशील विलेय के अणुओं ने भी घेर लिया, जिससे क्या हो गया, जिससे इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, क्योंकि वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी विलेय के अणुओं ने, अवाष्पशील विलेय के अणुओं ने भी इसका दरों की सतह को घेर लिया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि इसके वाष्प दाब में कमी आएगी, क्योंकि वाष्पन यहाँ पे कम होगा। तो इस तरीके से समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे शुद्ध अवस्था में, जब विलायक शुद्ध अवस्था में था उस समय वाष्पन की दर ज़्यादा थी, यानी वाष्प ज़्यादा था, वाष्प ज़्यादा बन रही थी, इसलिए वाष्प दाब भी अधिक था। लेकिन जब इस विलायक के अंदर हम लोगों ने क्या घोल दिया, अवाष्पशील विलेय घोल दिया, तो अवाष्पशील विलेय के जो कण हैं या अणु हैं वो इस दरों की सतह के ऊपर भी कुछ स्थान घेर लेते हैं। और जब इस सतह का कुछ स्थान घेर लेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि यानी वाष्प के रूप में बदलने वाले जो अणुओं की संख्या है उसमें कमी आ जाएगी, और उनकी संख्या में कमी आने से क्या हो जाएगा, इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब इसके वाष्प दाब में जो कमी आती है, इस विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब में कमी कहते हैं, अवनमन ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर यहाँ पे अवाष्पशील, ठीक है,
आवासशील, अगर हम लोग आवासशील विलय को किस में मिलाते हैं? वाष्पशील दरों में मिलाते हैं, वाष्पशील दरों में, आवासशील दरों में अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है? तो यानी पृष्ठ पर यानी इस विलयन के पृष्ठ पर या विलायक के पृष्ठ पर, ठीक है, पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? दरों के अणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी, अणुओं की संख्या में, यानी पृष्ठ पर दरों के या विलायक के अणुओं की संख्या में क्या आ जाएगी? यानी कमी आएगी। और जब कमी आएगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो वाष्प दाब है, ठीक है, वाष्प दाब में भी कमी आएगी। और वाष्प दाब में जब कमी आएगी तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, यानी शुद्ध अवस्था में इस विलायक का जो वाष्प दाब है वो P0 तथा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या है? P है, ठीक है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब P है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, और नमन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P0 माइनस P बराबर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे P0 माइनस P बराबर क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन होता है। अगर हम इस वाष्प दाब के अवनमन को, यानी P0 माइनस P को अगर हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या कर दें? भाग कर दें, तो क्या कहलाएगा? यानी बोल सकते हैं कि विलयन के वाष्प दाब का अवनमन विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का ठीक है, यानी वाष्प दाब के अवनमन को अगर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अगर हम लोग भाग कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। यानी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन यानी P0 माइनस P तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, मतलब यहाँ पे P0 यानी P0, ठीक है, के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं? यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को, ठीक है, क्योंकि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। तो यानी कितनी कमी आई? तो यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से हम विलयन के वाष्प दाब को घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी P0 माइनस P बराबर वाष्प दाब का अवनमन। अगर हम लोग वाष्प दाब के अवनमन को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अगर हम लोग भाग कर देते हैं तो मिल जाता है हमको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी P0 माइनस P अपान P0 बराबर होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक
अवनमन। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया है, क्लास अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।